नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आपको बता दें, जहां गुजरात इलेक्शन की धुआंधार रैलियां चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं पहले फेज के वोटिंग के बाद, और ये कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड जीत बीजेपी को मिलने वाली। राजीव, थैंक यू सो मच अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। गुजरात में चुनावी माहौल है, बाइक रिपोर्ट हमारा खास शो पूरे के पूरे गुजरात की स्थिति आपको बताएंगे। इसके अलावा योगी सरकार की सख्ती की वजह से इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक उन्होंने सरेंडर कर दिया और अब पुलिस उन पर आगे की कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया राजीव, शुक्रिया अर्पिता, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। साथ ही आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी गुजरात में है, बनासकांठा पहुंच चुके हैं, औगरनाथ मंदिर में वो पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, पहले दौर का चुनाव संपन्न हो चुका है, पहले फेज में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा। उसके पहले ही चुनावी प्रचार, धुआंधार प्रचार आप देख सकते हैं। और कमान खुद संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनकी मौजूदगी इस वक्त गुजरात के बनासकांठा में है। ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो बनासकांठा मंदिर की तस्वीर है, जहां औगरनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। बनासकांठा के औगरनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और उनके साथ मंदिर के महंत पुजारी और हाथ पकड़कर ले जाते हुए, ये खास अद्भुत तस्वीरें हैं। पहले चरण में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का भी दावा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और आगे उन्होंने कहा जनता कह रही फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन ये जो तस्वीर है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है बनासकांठा के औगरनाथ मंदिर में, और वहां पर जाकर पूजा अर्चना करते हुए और जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। और ये जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़कर जो वहां पर पुजारी हैं उनको ले जाते हुए, और उनको प्रतीक चिन्ह भी मंदिर की तरफ से भेंट किया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उसके पहले जब औगरनाथ के दरबार पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बाकायदा जो रीति रिवाज होते हैं उसके साथ घड़ी घंटाल उसको बचाते हुए फिर आगे बढ़े, कदम आगे बढ़ाए और पुष्प अर्पित किए, भगवान के लिए वहां नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। और मंदिर की तरफ से उनको प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह है शायद सूर्य देवता नजर आ रहे हैं। तो बनासकांठा के औगरनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। तो गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान है अर्पिता, तो दिल्ली में भी कुछ घमासान है। कहां? जेएनयू में। बिल्कुल आशुतोष, जेएनयू की कैंपस एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि वहां पर दीवारों पर ब्राह्मणों और वैश्य को जाने के लिए कहने वाला स्लोगन लिखा हुआ मिला, जिसके बाद अब जांच बैठा दी गई है। और वहां जो छात्र हैं अब इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी जता रहे हैं। जो भी इसके पीछे है जल्द उसकी गिरफ्तारी और उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिर जंग का अखाड़ा बन गया जेएनयू। जेएनयू की दीवारों पर जातिवादी नारे, कभी आजादी आजादी के नारे से देश की सियासत और विवादों के केंद्र में आया जेएनयू एक बार फिर नए विवादों में है। विवाद खड़ा हुआ है जेएनयू की भीतर दीवारों पर जातिवादी नारे को लेकर। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को कैंपस छोड़ने की धमकी दी गई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं। ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। जेएनयू की महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया है, जिन्हें नवंबर 2019 में लेफ्ट संगठन से जुड़े छात्रों ने लंबा घेराव करके रोका था। जाति सूचक धर्म के आधार पर ऐसी भद्दी टिप्पणियां अस्वीकार्य है। भारत का संविधान जाति और धर्म के आधार पर किसी को विभाजित करने का, किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने दीवार पर ऐसी इबारत लिखी है। जेएनयू की दीवारों पर जातिवादी नारे लिखने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा कि वैश्य और ब्राह्मण समाज के खिलाफ खतरा बढ़ गया है। उधर इस विवाद पर जेएनयू के कुलपति ने बयान जारी कर कहा है कि ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले पर जांच भी बिठाई गई है। हाल के कुछ सालों में जेएनयू की छवि लगातार खराब हुई है। एक बार फिर इस विवाद ने जेएनयू की साख पर दाग लगाने का काम किया है। अक्षय डोंगरे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ये नारे सिर्फ कॉलेज की दीवारों पर नहीं, शिक्षक और शिक्षिकाओं के जो केबिन है उनके बाहर भी लिखे मिले हैं और इसीलिए अब सवाल और गहराते नजर आ रहे हैं। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, ये नारे लिखे गए हैं, लेकिन ऐसे में आप बीजेपी हमलावर है। गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है विपक्ष पर और कहा कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र बन गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर से हमलावर। जेएनयू विवाद पर गिरिराज सिंह का ये विपक्ष पर निशाना और उनका कहना है कि ये एक तरीके से संस्कृति पर हमला है। टुकड़े टुकड़े गैंग का जेएनयू एक केंद्र बन गया है, ये निशाना उन्होंने एक बार फिर से साधा है। टुकड़े टुकड़े गैंग और ग़ज़वा-ए हिंद की ये साठगांठ है। जेएनयू जिस कारण से बना था, आज राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं उनका केंद्र बनते जा रहा था। अब और वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को तोड़ने की साजिश जेएनयू में कभी अफजल गुरु के नाम पर, कभी अन्य के नाम पर, तो मैं समझता हूं कि आज देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग और ग़ज़वा-ए हिंद ये दोनों का एक गठबंधन चल रहा है। तो गिरिराज सिंह का आशुतोष स्पष्ट कहना है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र बन गया है जेएनयू। और वैसे भी वो लगातार निशाना साधते रहे हैं जेएनयू को लेकर, अपने खुलकर बयानबाजी करते रहे हैं। इसमें थोड़ी एक कड़ी और बढ़ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि अगर बात कर लें अगर अगली खबर की, क्योंकि हम गुजरात की तो हम बात कर रहे हैं लगातार, जेएनयू की भी बात कर ली, लेकिन अब बात एमसीडी चुनाव की, दिल्ली सरकार की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपका भाई जिंदा है योग क्लासेस कभी बंद नहीं होंगे। जी हाँ, आखिरी दिन चुनाव प्रचार के दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाई वाला दाव भी खेल दिया है, ये कार्ड भी चल दिया है और साथ ही योग शिक्षकों को, टीचर्स को उन्होंने चेक भी बांटे हैं सर्दी वाले, और साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि कभी भी योग क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया उन्होंने, निशाना साधते हुए ये भी कह दिया जब तक आपका भाई जिंदा है योग क्लासेस बंद नहीं होंगे। यानी कि आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाई वाला ये दाव चल दिया। देखने वाली बात होगी अरविंद केजरीवाल को कितना फायदा होता है इससे, नफा नुकसान कितना होता है। खुली गाड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और घरों की बालकनी से फूल बरसाते लोग। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आई। दिल्ली के मंडावली इलाके में रोड शो के लिए पीयूष गोयल उतरे। बीजेपी समर्थकों ने गोयल पर फूल बरसाए और जय श्री राम के नारे लगाए। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शादरा इलाके में रोड शो किया। बीजेपी किसी भी चुनाव को कितनी गंभीरता से लेती है, उसकी वानगी है ये तस्वीर। दूसरे राज्यों के सीएम से केंद्रीय मंत्री तय, सबको बीजेपी ने प्रचार के लिए उतार दिया। एमसीडी चुनाव में योगशालाओं को बंद करने का मुद्दा भी छाया रहा। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चंदे की रकम से योग टीचर्स को सैलरी का चेक देकर बीजेपी पर पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली वालों के भाई हैं, योग क्लास बंद नहीं होने देंगे। योगा बंद करना बहुत गलत था, लेकिन दिल्ली का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि एलजी साहब कुछ भी कर लेते हैं। तो दिल्ली के लोगों ने, फिर हम सब लोगों ने तय किया कि यार योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। दिल्ली की जनता इतनी भी गरीब नहीं है कि अपने लोगों को मिलकर योगा नहीं करा सकती। जब हमारी सरकार बन गई और मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। अगर उनके घर में कोई बीमार होता है तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
उधर कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव में ताल ठोक रही है, लेकिन प्रचार में जगदीश टाइटलर की मौजूदगी से कांग्रेस का प्रचार अभियान विवादों में घिर गया है। कांग्रेस कातिलों की पार्टी है, गांधी परिवार कातिलों का साथ देता है और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब कल कांग्रेस ने बाड़ा हिंदू राव में जगदीश टाइटलर, जो सिखों का सबसे बड़ा कातिल है, 1984 का दोषी है, उसको बुलाकर जनसभा को संबोधित कराया। 4 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया अर्पिता, और लड़ाई जो है काफी यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प और कांटे की बताई जा रही है कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। बिल्कुल, तो ये तो राजनीति की बात होगी, लेकिन एक ऐसी खबर जिस पर लगातार निगाहें बनी हुई थी वो है आफ्ताब से जुड़ी खबरें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई खबरें, जहां पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ और आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू हुआ। तिहाड़ जेल में इसे किया गया, अधिकारी वहीं पर पहुंचे, अब वो इंटरव्यू पूरा हो चुका है। हालांकि टीम 11 बजे के बाद वहां पर पहुंची, 10 से 3 का वक्त था। जो सवाल नार्को टेस्ट में पूछे गए थे वही सारे सवाल एक बार फिर से आफ्ताब के सामने रखे गए और ये कंफर्म किया गया कि तुमने जो जवाब नार्को टेस्ट में दिया, क्या अभी भी तुम उन्हीं जवाबों पर सहमति जता रहे हो। कल आपको बता दें नार्को टेस्ट हुआ था आफ्ताब का और आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू हुआ। आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो गया। जांच टीम ने दवा देकर श्रद्धा हत्याकांड के शातिर आरोपी से पूरी साजिश के बारे में जानने की कोशिश की। अब आफ्ताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू किया गया, यानी ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर आफ्ताब ने नार्को में जो जवाब दिया उस पर वो कायम है या नहीं। पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए फॉरेंसिक टीम के सदस्य और दिल्ली पुलिस के अधिकारी तिहाड़ पहुँचे थे। आफ्ताब है, जो सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है, उसने एक्सेप्ट किया है कि श्रद्धा का उसने जो मर्डर है वो किया और किस तरह से मर्डर किया। जो एविडेंस थे, खासतौर से श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है वो कहां पर उसने फेंका। लेकिन अब उस नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होना है और दिल्ली की सी तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 4 में अगर आपको बताऊं तो जो आफ्ताब है वो बंद है। पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। इसमें जो आफ्ताब है उसको ये बताया जाएगा कि नार्को टेस्ट के दौरान उसने क्या कुछ बताया है। सूत्रों के हवाले से आज तक को सवालों की वो सूची मिली जो पोस्ट नार्को इंटरव्यू में आफ्ताब से पूछे गए। एक्सपर्ट की टीम ने पूछा, क्या नार्को टेस्ट में तुमने मर्डर की बात कबूली? क्या तुमने टेस्ट में माना हथियार कहां फेंके? तुमने माना कि कपड़े, फोन कहां फेंके? तुमने शव के टुकड़े टुकड़े करने की बात मानी? तुमने गुस्से में हत्या करने की बात मानी? तुमने माना हत्या के बाद किससे मिले? तुमने माना मुंबई से दिल्ली क्यों आए? आफ्ताब को पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाना था, लेकिन हाल ही में हुए हमले के बाद आफ्ताब को एजेंसियों ने हाई रिस्क श्रेणी में डाला है। लिहाजा बार बार आफ्ताब को जेल से निकालकर लेबोरेटरी नहीं लाया जा सकता। इसलिए पोस्ट नार्को इंटरव्यू के लिए जांच टीम तिहाड़ पहुंची और जेल के भीतर ही आफ्ताब की जांच का अगला हिस्सा पूरा किया गया। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस को इकट्ठा करने हैं। उसमें श्रद्धा का मोबाइल भी है। हालांकि कुछ हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन किससे श्रद्धा का कत्ल हुआ अभी वो साफ नहीं हो पाया है। राजीव, अर्पिता, आज तक को आफ्ताब के बारे में कुछ बड़ी जानकारी अभी मिली है। ये शतरंज का शौकीन बताया जाता है। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक ये घंटों अकेले बैठकर शतरंज खेलता है। तिहाड़ में शातिर आफ्ताब का सबसे बड़ा खेल। तिहाड़ की चारदीवारी में आफ्ताब की बिसात और शातिर चाल। गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाला 64 खाने के खेल का दीवाना। नकाब में खड़े इस शख्स को अब पूरी दुनिया जान गई है। नकाब के पीछे छिपा है एक शातिर दिमाग। अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक शतरंज का शौकीन है शातिर आफ्ताब।
जेल सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 4 में बंद श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब जेल में वक्त बिताने के लिए शतरंज खेलता है। बताया जाता है कि आफताब घंटों अकेले ही जेल में शतरंज खेलता रहता है। वो खुद को ही शह देता है और खुद ही मात खाता है। अपने दिमाग की हर शातिर चाल से श्रद्धा हत्याकांड की जांच में दिल्ली पुलिस को उलझाने वाला आफताब दिल्ली के तिहाड़ जेल में शतरंज खेल रहा है। जी हां, आज तक को तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक दिल्ली के इसी तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद आफताब अकेले ही तिहाड़ जेल के अंदर शतरंज खेलता है। वो हर चाल खुद ही चलता है। टाइम पास करने के लिए उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से शतरंज मंगवाया था और जब उसके पास वक्त होता है वो शतरंज खेलता है। बिसात वो खुद बिछाता है और खुद ही शतरंज खेलता है। शतरंज को दिमाग का खेल कहा जाता है। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो मोहरा चलने से पहले आगे की सैकड़ों चाल सोच ले। श्रद्धा के मर्डर और अपने जुर्म को छिपाने के लिए आफताब ने जो शातिर चालें चली हैं, उससे साफ है जुर्म की बिसात पर आफताब पहले से कई चालों को सोच चुका था। उसने दिमाग के 64 खानों में ये फिट कर लिया था। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा होने के बाद उसे कटघरे तक पहुंचाने के लिए पुलिस कौन कौन सी चाल चल सकती है और पुलिस की चाल को वो कैसे अपनी चालों से काट सकता है। शवों के 35 टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंकना, कत्ल के हथियार को ठिकाने लगाना, श्रद्धा के मोबाइल फोन का पता न चल पाना, इन तमाम चीजों से साफ है शतरंज के खेल की तरह जुर्म की जिंदगी में भी आफताब शातिर खिलाड़ी था। अब दिल्ली पुलिस उसी का हिसाब कर रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को और अब पोस्ट नार्को इंटरव्यू, आफताब की एक एक शातिर चाल पुलिस डिकोड कर रही है ताकि शतरंज की बिसात से जुर्म तक पहुंचने वाले इस खिलाड़ी को उसके किए की सजा मिल सके। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता की वकालत की है, पैरोकारी की है। विश्व हिंदू परिषद भी इस बात पर जोर दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के नारे भी एक तरफ बुलंद हो रहे हैं। मांग की जा रही है कि लव जिहाद को लेकर भी कानून बने। लेकिन सवाल यह है कि सब गुजरात चुनावों को लेकर क्या कोई बड़ा दांव तो नहीं है? गुजरात में चुनाव तो सिंगल पत्नी का दाव। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। गुजरात में चुनाव तो लव जिहाद पर तनाव। इसको रोकने के लिए, इस अभिशाप से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय कानून बहुत जरूरी। गुजरात में चुनाव तो आबादी नियंत्रण पर ताव। एक कड़क कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक बीजेपी के सहयोगी संगठन वीएचपी के बड़े अधिकारी, 3 बड़े चेहरे, सामने गुजरात का चुनाव और 3 ऐसे मुद्दे जिन पर हमेशा से विवाद रहा, तनातनी रही, हिंदू मुसलमान का सवाल रहा। गौर से देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं एक पत्नी का कानून लागू होना चाहिए, यानी समान नागरिक संहिता की वो पैरोकारी कर रहे हैं। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन लव जिहाद पर पाबंदी का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह याद दिला रहे हैं कि वक्त आ गया है जब जनसंख्या पर नियंत्रण का कानून भी जल्द से जल्द बन जाए। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के बड़वानी ले चलते हैं, जहां शिवराज चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और एक पत्नी वाले कानून की हिमायत करते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। शिवराज के सिर पर पगड़ी थी, पहनावा भी आकर्षक था। मंच पर चहलकदमी करते हुए शिवराज ने बड़ा ऐलान कर दिया,
मध्य प्रदेश में कमेटी बनाने की भी बात कर दी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार कमेटी बनाएगी। गुजरात में कमेटी के गठन को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड में फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हिमाचल में बीजेपी ने घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून का वादा किया है। महाराष्ट्र में भी समान नागरिक कानून पर विचार हो रहा है। कर्नाटक में भी कानून लाने की तैयारी हो रही है। जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस कमेटी का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा जाहिर है समान नागरिक संहिता पर बहस ऐसे वक्त में जोर पकड़ी है जब गुजरात में चुनाव आधे रास्ते में है। शिवराज चौहान ऐलान तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन असली घमासान तो गुजरात में ही है। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफिटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। बेशक समान नागरिक संहिता बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन अब इस पर बीजेपी दम लगा रही है और इसकी टाइमिंग भी ऐसी है जब गुजरात चुनाव आगे बढ़ रहा है। बड़वानी से जैद अहमद, पटना से रोहित सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।